राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे के विद्यार्थी आज एक्सपोजर विजिट पर जा रहे हैं। यह एक्सपोजर विजिट हमारा पिपलागे से बुजौरा तक रहेगा। इसमें हम बच्चों को गांव के रास्तों से होते हुए 4 लेन में फ्लाईओवर का निर्माण तथा साथ में बसवेश्वर महादेव जी के दर्शन तथा हिस्टोरिकल जो हमारे टेंपल हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। साथ में हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की जानकारी भी बच्चों को दी जाएगी। तो सभी बच्चे तैयार हैं जाने के लिए और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। फ्रूट्स के बारे में पूछेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे, तो बेझिझक होकर जवाब भी देना है और ऐसे मिसबिहेव नहीं करना है। चलो 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 ओके। सभी विद्यार्थी अभी सुबह के समय लगभग 10:30 बजे के आसपास विद्यालय से पंक्तिबद्ध होकर के निर्देशानुसार निकल चुके हैं और सभी के मन में यह जो हमारा एक्सपोजर विजिट है उसके लिए उत्साह है और सभी खुशी खुशी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी विद्यालय के विद्यार्थी बगीचा गांव के पास पहुंचने वाले हैं। एक्सपोजर विजिट के लिए अभी राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे के विद्यार्थी पहुंच चुके हैं बगीचा गांव में। आप देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध होकर के चल रहे हैं और सभी के मन में उत्साह है, आनंद है अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए। बगीचा से राइट टर्न लेते हुए नरेश विलेज की ओर सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ में विद्यार्थी इन गांव की पगडंडियों से होकर जाते हुए जो आसपास पेड़ पौधे, बगीचे और अन्य प्रकार की जो फसलें लगी है उनकी जानकारी भी प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ आगे विद्यार्थी देखेंगे कि जो नरेश मिडिल स्कूल है और साथ में प्राथमिक विद्यालय है वहाँ भी विद्यार्थी देखेंगे क्योंकि कुछ एक विद्यार्थी इसी गांव से हैं और कुछ विद्यार्थी यहाँ से इन विद्यालयों से पढ़ के निकले हैं और कुछ विद्यार्थी यहाँ पहली बार आ रहे हैं, तो सबके लिए यह अनुभव नया रहेगा। खूबसूरत सा यह रास्ता है जो इधर उधर बड़े बड़े वृक्षों के पेड़ों के होने से जहाँ छाया है और विद्यार्थी भी इस हल्की हल्की धूप में और छाया में चलते हुए यहाँ इस विजिट का आनंद ले रहे हैं। अभी हम लगभग नरेश गांव के बिल्कुल मध्य में स्थित हैं, मध्य में पहुंच चुके हैं और यहीं साथ ही में हमारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला नरेश और राजकीय माध्यमिक विद्यालय नरेश दोनों विद्यालय हैं। वहां से होकर के हम गुजरेंगे और सीधे हाईवे को क्रॉस करते हुए ब्यास नदी के पास पहुंचेंगे। नेशनल हाईवे को पार करके ब्यास नदी के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके और साथ में जो 4 लेन पर फ्लाईओवर बने हुए हैं उनके बारे में ढांचागत जानकारी लेने के बाद विद्यार्थी अब आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं बुजौरा 4 लाइन पर। ये हमारे विद्यालय के सभी बच्चे जो आज के इस एक्सपोजर विजिट के लिए
जा रहे हैं अध्यापकों के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश कार्यालय जो बजौरा में स्थित है। विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान फल विकास परियोजना। यहाँ पे बच्चे आज एक्सपोजर विजिट करेंगे। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश जो बजौरा में स्थित है, यहाँ पर विषय विशेषज्ञ जो फल परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे नियुक्त हैं और यहाँ पर यह एक फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और साथ में एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ एक जानकारियाँ हम लेंगे। और साथ में अभी विद्यार्थी थोड़ा 2-3 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं तो अभी थक गए हैं। सभी विद्यार्थी आराम करेंगे और आराम करने के बाद फिर आगे की जानकारी एकत्रित करने के लिए विषय विशेषज्ञों से जानकारियाँ ली जाएगी। और ये जानकारियाँ विद्यार्थी के शिक्षण को तो प्रभावित करेंगी ही, साथ में इनके फ्यूचर में वो बच्चे थक जब गए ये हैं। एक किसान पानी बागवान बनेंगे तो इनकी जो जानकारियाँ ये अभी एकत्रित की गई है ये इनके जीवन को भी प्रभावित करेंगी। मैप शोइंग डिफरेंट ब्लॉक्स एंड प्लॉट अंडर फ्रूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बजौरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ये आप मैप देख पा रहे हैं, सामने पूरा मैप यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं प्लॉट नंबर, फ्लोरिकल्चर नर्सरी, औषधीय पौधे, जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रजाति के पौधे जैसे सफ़ेद मूसली, सालम मिस्री, टेक्सस, रोजमेरी, चिरायता, जिको, लेमन बाम, अश्वगंधा, लेवेंडर, अर्जुन, लेमन ग्रास, तुलसी, एलोवेरा, सदाबहार, रखाल और हिबिस्कस ऐसे औषधीय पौधे यहाँ पर इन नर्सरियों में उगाए गए हैं। सामने आप नर्सरी का यह दृश्य देख रहे हैं। यह बहुत दूर तक फैला हुआ क्षेत्र है जो लगभग 100-200 बीघे से भी ज़्यादा का अनुमानित है। ये यहाँ आप भिन्न भिन्न देख प्रजातियों पा रहे के पौधे उगाए गए हैं, लगाए गए हैं। ये सारे पौधे औषधीय पौधे हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों के शमन के लिए इनसे दवाइयाँ बनाई जाती है। इनकी जानकारियाँ यहाँ विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आप यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आए। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है। मैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं दो चीजें यहाँ पे देखता हूँ, मशरूम और फ्लोरिकल्चर। ठीक है जी, मशरूम सभी ने खाए हैं, फूल सभी के घर में लगे होंगे, ठीक है, केयर करते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंडोर प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं और सीजनल फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है। औषधीय पौधे देखे आपने, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, नहीं देखे? देखिए तो सभी ने, पर पता नहीं है कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। ये वाली चीज आपने देखी होगी अपने घरों में या अपने कहीं खेतों में, ठीक है, पर पता नहीं है। आपके बुजुर्गों को पता होगा कि ये चीज क्या है। वो हमने क्या किया, कलेक्ट किया है। फिर जो भी हमारे पास कोई फार्मर आता है, किसी को कोई बीमारी है पर्टिकुलर किसी भी चीज की, तो जो हमारे पास अवेलेबल है हम उनको दे देते हैं। ये वाली चीज देखी है आपने, इसको बोलते हैं लेमन ग्रास। जैसे आप इसको खाएंगे ना, नींबू की तरह टेस्ट आएगा। इसका क्या है, औषधीय गुण क्या है, गर्म पानी में इसको बॉईल करके इसको आप खा सकते हैं। ये क्या करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो भी आपके एक्स्ट्रा फैट्स होंगे उसको क्या बाहर करता है, ठीक है। बाकी अलग अलग है हमारे पास 6-7 वेराइटीज है। आपके पीछे औषधीय पौधों का एक बोर्ड लगा ना, इसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि कौन से पौधे का पार्ट आप खा सकते हैं, कौन सा, मतलब चाहे पत्ते हो या उसकी जड़ है या उसका डंठल है, ठीक है। उस हिसाब से आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं। बाकी रही इंडोर प्लांट्स की बात, जो आप घर के अंदर आप पौधे रखते हैं, इंडोर प्लांट्स की भी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, घर के अंदर क्यों रखा जाता है, गुण क्या है, औषधीय गुण, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या है। कई पौधे ऐसे होते हैं ना, जैसे रूम में अंदर पड़ती है, जो रेल अंदर पड़ती है ना, तो उसमें हल्के हल्के आपको वो दिखेंगे, धूल के कण दिखेंगे, ठीक है। और जो आपके इंडोर प्लांट्स है ना, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होती है कि पत्ते जो उनके होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आप इनहेल नहीं करेंगे,
वो पत्ते इनहेल कर देंगे, ठीक है। तो ये है इसका बेनिफिट कि ये इंडोर प्लांट हम अंदर कमरे में क्यों रखेंगे। बाकी और भी बहुत सारे हैं, सीजनल है हमारे पास और आउटडोर भी है, के बाहर लगेंगे, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं पौधों को, मतलब एक पौधे से दूसरा बनाते हैं? नहीं बनाते। कोशिश करना, जैसे गुलाब है, गुलाब की कटिंग अगर आप करेंगे दिसंबर से लेकर फरवरी तक, ठीक है, तो उसकी कटिंग करके आप कटिंग लगा सकते हैं। हम भी यही करते हैं। यहाँ पे मदर प्लांट बोलते हैं जिसको, जहां से हम कटिंग करते हैं, ठीक है, या कोई चीज लेते हैं। और आपकी साइड कहीं फूल वगैरह लगे हो, किसी ने पॉली हाउस वगैरह में लगाए हैं? लगाए हैं? कौन सा फूल लगाया है जी? गुड़हल, गुड़हल, हिबिस्कस बोलते हैं उसको। हिबिस्कस है मणि बचा हुआ, एक ही है, फूल पौधे हैं नहीं है, मिले। अच्छा, गुड़हल है जो नाक से जो निकलता है ना खून गर्मियों में, उसके लिए सबसे बेस्ट है वो, उसका पौधा के उसका जो फूल है, जैसे बुरांस का फूल होता है ना, वैसे ही इसका फूल होता है। उसका जो आपने पॉलन वाला जो हिस्सा है ना, वो निकाल के जो उसकी पंखुड़ियां होगी ना, वो आप खा सकते हैं। यहाँ पीछे भी लिखा होगा गुड़हल का फायदा क्या है, ठीक है। और जो फीमेल है, लड़कियां जो है ना, उनके लिए बेस्ट रहता है ये गुड़हल का पौधा ना। आजकल बुरांस का सीजन है, तो बुरांस का है देखा हुआ पौधा किसी ने, ठीक है। जूस वगैरह निकालते हैं, खुद निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? देखो, बेसिकली आपने अगर जूस निकालना है ना बुरांस का, वो कैसे निकालना, जितनी क्वांटिटी आप वो लेंगे ना फूल की, कुकर में डालनी हो, हल्का जैसा पानी डालना उसमें, 2 सीटी बहुत है, उलगा के निचोड़ के चाशनी बना के उसको खाओ पियो, कर सकते हैं ना। बाहर जरूर पैसे दे देने, और ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाल सकते ना। अगर प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो वो लंबा चलेगा, घर में प्रिजर्वेटिव अवेलेबल होना मुश्किल है थोड़ा ना, तो ये देसी मेथड है, तो आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी ने फूलों के बारे में कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। गेंदा लगाते हैं आप लोग दिवाली के टाइम? कैसे लगाते हैं? पिछले साल का ही जो पौधा था उसको काट के जो बीज गिरा वो निकल जाएगा अपने हिसाब से, बस वही है ना। खुद बीज निकालो, खुद उसकी पनीरी दो, ट्रांसप्लांट करके लगाओ। एक तो आप गोभी क्या बोलते हैं, खीरा वगैरह लगाते हैं आप लोग? कैसे लगाते हैं उसको? फिर नहीं लगाते हैं, गिलास में लगाते हैं कोई? गिलास में बीज लगाया फिर वो ट्रांसप्लांट किया है, या डायरेक्ट ही लगाते हैं, जहां आपको खीरे की बेल चाहिए वही वो लगा दिया, बीज ही लगा दिया, वही लगाते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। वैसे ही आपने गेंदे का भी करना है। गेंदे की मार्केट बहुत अच्छी है, ठीक है, जो छोटे वाला भी है और जो बड़े वाला भी है। बड़े वाला का एक्चुअली बीज थोड़ा महंगा है, जो छोटे वाला आपका जो जंगली है, उसका जंगली का क्या है, बीज निकलता है, तेल निकलता है, और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उसमें काफी डिमांड है, ठीक है। मशरूम सभी ने खाए? दुकान से ही खाए, अपने भी उगाए? दुकान से ही? आपने आपके घर वालों ने किसी ने नहीं उगाए? नहीं उगाए। चलो मैं थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ मशरूम के बारे में ना। तो मशरूम की जो खाद हम यहाँ बनाते हैं ना, व्हाइट बटन जो खाते हैं, टोपी वाला, उसको बोलते हैं व्हाइट बटन। एक होता है वो मुर्गे की कलगी जैसा, उसको बोलते हैं ढींगरी, ठीक है। खाया वो भी? वो नहीं खाया। जो व्हाइट बटन है ना, उसमें क्या है कि जो आप मार्केट से परचेज करेंगे ना, कभी उस पैकेट को कभी तोल के देखना आपने, वेट करना उसका। वैसे बोलते हैं कि 200 ग्राम का होता है, पर 200 ग्राम का नहीं होगा, ठीक है। तो खाने से पहले क्या करते हैं आप, उसको डायरेक्ट काट के तड़का लगा देते हैं, कुछ और भी करते हैं? पानी से बस बॉईल नहीं करते? नमक के पानी में बॉईल करते हैं? क्यों? किसी भी चीज को नमक के पानी में बॉईल क्यों किया जाता है? चलो वो भी ठीक है। सेब को आपने काट के रखा, 5-10 मिनट के बाद वो भूरा जैसा क्यों हो जाता है? आलू भी हो जाता है, अगर उसको नमक के पानी के साथ धोएंगे तो वो भूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से फ्लोरिकल्चर के विषय विशेषज्ञ द्वारा राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागी के विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न प्रजाति के फूलों, पौधों, औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी तथा उन्हें किस प्रकार से आप स्वयं नर्सरी लगा करके बीज के माध्यम से लगा सकते हैं और उन्हें किसी दूसरी जगह उसके उपरांत रोपित कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी विस्तृत रूप से
विषय विशेषज्ञ द्वारा सभी विद्यार्थियों को दी गई, जिसमें आप यहाँ पर इस नर्सरी में देख रहे हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। सारे के सारे ये पुष्प की प्रजातियाँ हैं और ये किस किस प्रकार से औषधीय पौधे हैं और किस किस प्रकार की बीमारी से संबंधित रोगों को उनके शमन के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, ये सारी जानकारी हमें विषय विशेषज्ञ द्वारा दी गई। तो बच्चों ने इसके ध्यानपूर्वक सुना और बहुत सारी जानकारी बच्चों ने ली। कुछ एक प्रश्न भी पूछे जिनका समाधान और उत्तर विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया गया। तो यह हमारा अभी यहाँ पर पहला क्षेत्र विजिट है। आगे भी हम इस तरह से और चीज़ें देखेंगे और यहाँ समझेंगे कि किस प्रकार से हम स्वयं इन पौधों को अपने घरों में किस प्रकार से उनका संरक्षण कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से जानकारी एकत्रित करने के बाद अब हम चलेंगे दूसरी नर्सरी की ओर और वहाँ से संबंधित जानकारी को अब हम एकत्रित करेंगे और उसे आगे अपने वास्तविक जीवन में किस तरह से उपयोग लाना है यह विषय विशेषज्ञ से समझेंगे। तो चलिए अब अगली नर्सरी की ओर चलते हैं। आज राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे के विद्यार्थी आए हैं उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश बजौरा में जो स्थित है वहाँ पर विजिट करने के लिए। और यहाँ पर नर्सरी फूलों की जानकारी बच्चे ले रहे हैं और ये आप देख रहे हैं बच्चों को। आ जाओ साइड में आ जाओ साइड। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं चलो 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 चलो। यहाँ से जानकारी एकत्रित करने के बाद हमने कुछ एक वीडियोग्राफी की और कुछ एक बच्चों के साथ फ़ोटोग्राफी की और उसके बाद अपनी इस यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद हम आगे की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा की स्थापना 22 मार्च 1986 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई थी। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा में 4 उप स्टेशन हैं। बागवानी अनुसंधान केंद्र सेवबाग, मधुमक्खी पालन एवं चेरी अनुसंधान केंद्र कटराई, वानिकी अनुसंधान केंद्र मनाली और औषधीय एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान के केंद्र रहला। यह केंद्र शीतोष्ण फलों, सब्जियों, सजावटी पौधों, कृषि, वानिकी तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर अनुसंधान करके क्षेत्र 2 के अनुसंधान मानदंडों को पूरा करने में योगदान देता है। जिला मुख्यालय कुल्लू से लगभग यह 14 किलोमीटर की दूरी पर है और मंडी से यह लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भुंतर हवाई अड्डा लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और चिलचिलाती गर्मी से लेकर कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों तक आसपास के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण जून में अधिकतम तापमान यहाँ का 38 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसतन यहाँ की वर्षा जो है 166 सेंटीमीटर होती है और यह स्टेशन संस्थागत प्रशिक्षण एवं 1 दिवसीय शिविर, क्षेत्र प्रदर्शन, निदान शिविर, तकनीकी बुलेटिन, लोकप्रिय लेख, पुस्तकें, शोध पत्र और हितधारकों के बीच अनुसंधान एवं विकास ज्ञान के प्रसार के लिए सलाह के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ
जो इस अनुसंधान केंद्र की ताकत है वह विभिन्न बागवानी फसलों की विभिन्न किस्मों के मूल्यांकन के लिए विविध ऊंचाई और जलवायु परिस्थितियां बनाए रखने में और उनके अनुसार उद्यमिता को मजबूत करने के लिए स्थानीय मधुमक्खियों के लिए प्राकृतिक मधुमक्खी छत्तों के लिए अनुसंधान एवं विकास करना, सेब, नाशपाती और कीवी फल के लिए प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन खंड करना, वनपथ जिसमें वन वृक्षों, सुगंधित और औषधीय पौधों की देशी प्रजातियां हैं उनको तैयार करना, वर्ष भर विदेशी सब्जी फसलों की खेती करना, ये यहाँ के मुख्य कार्य हैं। और यहाँ पर अनेक चीज़ों में अनुसंधान किए जाते हैं, जैसे नई कलियों की पहचान करना, उत्कृष्ट किस्मों के मूल्यांकन और शीतोष्ण फल फसलों के क्लोनल मूल वृत्तों के बड़े पैमाने पर गुणन के लिए सर्वेक्षण करना, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत शीतोष्ण फल फसलों की नर्सरी एवं प्रदर्शन ब्लॉक का विकास करना, कुल्लू घाटी की परिस्थितियों के लिए विभिन्न सब्जी फसलों और पुष्प फसलों की वर्ष भर खेती का प्रशिक्षण देना, उत्पादन प्रौद्योगिकी का मानकीकरण इत्यादि करना, ये सारे कार्य यहाँ पे किए जाते हैं जो हमें यहाँ पर विषय विशेषज्ञ द्वारा विद्यार्थियों को बताए गए। इस उद्यान विभाग की जो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनमें फल विज्ञान, रोग विज्ञान, कीट विज्ञान के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रयोगशाला हैं, शीतोष्ण फसलों का जीन बैंक, कली लकड़ी बैंक, किसानों के लिए शहद युक्त मधुमक्खी के छत्ते, वनपथ, विरासत रोपण सामग्री, कुल्लू और मनाली से सुसज्जित गेस्ट हाउस, ये यहाँ की सुविधाएं हैं। और इसके अतिरिक्त इस उद्यान विभाग की बहुत सारी उपलब्धियां रही है, जिनमें अनार की नरम बीज वाली किस्म सोलन जयंत विकसित की गई है तथा अनार उत्पादकों के बीच गुणन के माध्यम से इसका प्रसार किया गया है। लहसुन की किस्म बजौरा सिलेक्शन की खेती के लिए जारी कर दिया गया है। जोन 2 के लिए शीतोष्ण फलों जैसे सेब, नाशपाती, बैर, खुमानी, आड़ू, चेरी, हजलनट, अनार की उन्नत किस्मों को पेश किया गया और उनका मूल्यांकन किया गया। उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण के अंतर्गत सेब, बेरी की खेती के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रणालियों पर प्रदर्शन बाग की स्थापना की गई। शीतोष्ण फलों की विभिन्न किस्मों का कली लकड़ी बैंक स्थापित किया गया। विभिन्न फल फसलों की वास्तविक रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया। सेब, बैर, नाशपाती और चेरी के क्लोनन रूट स्टॉक के गुण के लिए एक नई इकाई की स्थापना की गई। हेज़लनट, कोरिलस एवेलाना के लिए परागण प्रबंधन प्रथाओं को मानकीकृत किया गया। कुल्लू घाटी की परिस्थितियों में कोल फसलों के वर्ष भर उत्पादन के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया गया। एपिस सेराना मधुमक्खियों के पालन के लिए प्राकृतिक मिट्टी मधुमक्खी छत्ता प्रौद्योगिकी की मानकीकृत किया गया। अनार के कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए स्प्रे शेड्यूल विकसित किया गया। कांटे रहित रोबिनिया के उत्पादन प्रौद्योगिकी को मानकीकृत किया गया। ऐसी अनेक यहाँ पर उपलब्धियाँ इसकी रही है। ये सारी जानकारी हमें विषय विशेषज्ञ से प्राप्त हुई। इसके बाद विद्यार्थी आगे की नर्सरी के लिए आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए बढ़ चले हैं और तीसरे विषय विशेषज्ञ जो हैं यहाँ पर बागवानी विभाग से संबंधित वे अब यहाँ पे आएंगे और आगे की जानकारी और आगे की फसलों की जानकारी अब हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को देंगे। उद्यान विभाग बजौरा से इस समय अब हमारे साथ तीसरे विषय विशेषज्ञ पहुँच चुके हैं और आगे की जानकारी के लिए वे अब हमारे साथ होंगे। मैं लेदराम चौहान, उद्यान प्रसार अधिकारी, पीसीडी बजौरा। ये हमारा पीसीडी है, प्रोजनिकम डेमोन्स्ट्रेशन बजौरा। ठीक है जी। इसमें हम नर्सरी का काम करते हैं। यहाँ मैन पता आपको नर्सरी क्या चीज होती है? क्या तो नर्सरी? हाँ जी हाँ जी। नर्सरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ हम सीडलिंग और कटिंग को ग्रो करते हैं। ग्रो करेंगे जब तक वो ट्रांसप्लांट ना हो जाए या किसी को सेलेबल होना तब उसको केयर करेंगे। फेवरेबल कंडीशन तो उसको ना वो बोलते हैं नर्सरी। ठीक है। और नर्सरी में क्या क्या लगाते हैं? एक तो सीड लगाते हैं हम। ठीक है। एक सीड से तैयार होती है, दूसरी जो होती है क्लोन से होती है। क्लोन पता क्या होता है? डुप्लीकेट, मतलब एक से हम दो बना होगा ना मदर स्टूल, उसका हम डबल मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ठीक है। वो होता क्लोन से।
तीसरा है कटिंग से। एक हम कटिंग से स्टार्ट करते हैं भाई। कटिंग से कैसे तैयार करना, सिर्फ कटिंग लेंगे हम एक, और कटिंग से हम रूट उसमें रूटिंग करेंगे, और रूटिंग के बाद उसको नर्सरी के लिए तैयार करेंगे। ठीक है जी। जो ये वाला ये क्लोन से तैयार किया हुआ उसको इसको बोलते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग से हम तैयार करते हैं। मोल्डिंग कैसे होती है, जैसे ये है ना, अब लाई हुए थे वो हमने काट दिए है। अब क्या है कि वो पता कितने काटे हमने, बिल्कुल जैसे सॉइल लेवल है नीचे ना, मिट्टी की किस्त है, इसको बिल्कुल बराबर काटेंगे आप। यहाँ काट दिया। अब जो है ना, इसके बाद जो है अप्रैल के बाद जो क्या है, देखो मार्च लगा अब ना, इसके बाद छोटी छोटी कंपनी आगे स्टार्ट हो गई ना इसमें। जैसे इतनी कर हो जाती है ना 10 से 12 इंच ऊपर, और इसमें और ब्रांचेज आएंगी। ठीक है। फिर इसको क्लोज करके मीटिंग उसको बोलते हैं माउंटिंग करना। ठीक है। इसमें हम डालेंगे गोबर की खाद डालेंगे, और कोकोपीट डालते हैं, और बर्मी कंपोस्ट। पता कोकोपीट सुना नाम, नारियल का चूरा उसको बोलते कोकोपीट ना, पाउडर होता है एक। और इसमें बर्मी कंपोस्ट, जो बर्मी कंपोस्ट सुना है नाम, जो केंचू खाद होती है ना। एक गोबर की खाद बोलती है FIM ना, फार्म यानी फार्म यार मैन्योर जो होता है, जो घर में होता है आपके। इसको मिक्स करके ना इसके बीच में डालेंगे उसको। ठीक है। अरे परे से इसको मिट्टी इकट्ठे करेंगे इसमें, उसको तो माउंटिंग। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो जब इसके कंटेक्ट में आएगी ना, जब ये बड़ा होता है, तो इसमें जो है रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी अंदर अंदर से। ठीक है। 1 साल तक इसमें रूट डेवलप हो जाएगी, मतलब 1 से 2 बनेंगे, 1 से 10 बनते हैं यहाँ से मल्टी। इसको हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमारे पास एक प्लांट है, इसके हमने 10 बढ़ाने हैं। ठीक है। अगली बार के 10 हो जाएंगे तो फिर 10 को काट देंगे, तो उसको फिर उसको ग्राफ्ट करेंगे। ग्राफ्ट सोचते हैं आप, जो करते हैं ना कल में करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। फिर वो ग्राफ्ट करने के लिए हो जाएगी, और उसको फिर दूसरे जगह देखा मैंने, ये तो ये किया है ग्राफ्ट। एक होती है टेबल ग्राफ्टिंग, एक होती है बेंच ग्राफ्टिंग। ठीक है। एक बैटिंग टेबल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा हमारा सीड से होता है तैयार। सीड से होते हमारा, जैसे जो ये लगाई ना हमने पानी, आमलूक से तैयार किया हमने। आमलूक का बीज लेते हैं, और जो प्लम होते हैं गुठलीदार जो पौधे होते हैं, उसको हम खुमानी पे करते हैं, जो बाल टैपरी करते हैं, खुमानी तेली खुमानी है, उसका बीज लेते हैं। और दूसरा सेब, एक सीडलिंग वाला होता है, एक रूट स्टॉक वाला। ये जो रूट स्टॉक वाला जो आपको यहाँ दिखाया ना, ये मोल्डिंग से हमने मल्टीप्लाई किया है। जो बीज वाला होता है वो दूसरा बीजू होता है। ठीक है। उसको क्या करना होता है, बीज डायरेक्ट रखता देखा आपने, उसको एक प्रोसेस होती है स्ट्रेटिफिकेशन। उसको सैंड में डालते, रेत सुना आपने, रेत रेत की तय लगाते हैं उसमें, और एक रेत की तय होगी, एक बीज की तय होगी, एक रेत की तय होगी। उसको लगभग 1.5 महीने के रखते हैं हम डाल के सेब को स्ट्रेटिफिकेशन। उसमें क्या होता है, जो उसका हार्ड कोट होता है ना, बाहर का शेल होता है, हाँ, वो थोड़ा सब नरम हो जाता है। और एक बैक्सी होता है, जैसे जो सेब वाला होता है उसमें बैक्सी कोट होता है। जब भी हम उसको स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे, उसका जो बैक्स है ना वो निकल जाता है, फिर वो उसमें इजी जो मतलब ग्रो कर लेता हो, तब डाला होता है सैंड में हमने। और सेम ये भी जापानी भी है, वो जो नाम लू का भी जो स्ट्रेटिफिकेशन रखते डाल के। और दूसरा वाला दूसरे जो गुटलीदार है वो भी हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, उसको थोड़ा कम करते हैं 15-20 दिन के लिए। कुछ तो क्या होता है ओवरनाइट डालते हैं इसमें पानी में डाल के 2-3 दिन के लिए, उसके बाद सीधा बीज कर लेते हैं। ये हमने बीज से तैयार की ये वाली। 1 साल बीज लगा, दूसरे साल हमने ग्राफ्ट कर दी डायरेक्ट इसमें। ठीक है, ये बीज से। और तीसरा था कटिंग से। इसको हम कटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इतना ये होता ना रूट स्टॉक इतना बड़ा, हमारे को कितना चाहिए होता है 8-10 इंची, 8-10 इंच हम ले लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर मतलब ड्राफ्ट करके भेज देते हैं। जो ऊपर वाला बचता है ना उसकी हम कटिंग लेते हैं, उसको 14 से 15 इंच कटिंग हम यहाँ आपको दिखाता हूँ। उसको IBS सोल्यूशन में हम डिप करेंगे कटिंग को, 14 से 15 इंच की कटिंग लेंगे, उसको IBS सोल्यूशन में डिप करेंगे, और फिर उसको रखेंगे कैल्शियम के डाल के। कैल्शियम में होता है कि सैंड के अंदर डालेंगे बीच में बोरी बांध के, जैसे में हल्का सा फंगस टाइप होता है, कैल्शियम आती है ना इसमें, मतलब रूट इनिशिएशन जो होती है स्टार्टिंग, उसको डालेंगे उसके लिए। जैसे उसमें इनिशिएशन स्टार्ट करके रूट की, फिर उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे फील्ड के लिए। ठीक है। वो फिर तीसरा मेथड है ये कटिंग का। कटिंग आपको ऊपर दिखाएंगे कैसा होता है कटिंग का। ये है 3 मेथड। उसको आप ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग का कलम करने के लिए लगभग पेंसिल के बराबर थिकनेस का होना चाहिए। उसको फिर ग्राफ्ट यूनियन हमारे जाता है, यहाँ टंग ग्राफ्टिंग चलती है, हर चीज में टंग की चलती है। आपका वॉलनट हो, एप्पल हो, प्लम पीस जो मर्जी हो, टंग ग्राफ्ट सक्सेसफुल है यहाँ तो। और टंग ही करते हैं। देखिए हम टंग ग्राफ्टिंग
बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ इतने इधर आ जाओ इधर आ जाओ कुछ इधर आ जाओ जैसे सपोज मान लो आप ये आपका रूट स्टॉक या सीडलिंग है आपकी, मतलब इसमें जड़ है नीचे आई हुई, होता ना जब निकालते घर में आप, एक रूट स्टॉक होता है एक सीडलिंग होता है। सीडलिंग होता है जो बीज से तैरता है, रूट स्टॉक हम मल्टीप्लाई करते हैं क्लोन से, जो मोल्ड से, ठीक है। मान लो ये है आपका जड़ वाला पोर्शन, ये आपकी कलम कहीं से लाई आपने, ठीक है। इसको आपने टंगल बनानी है इसमें, और थिकनेस इसकी बराबर होनी चाहिए। कई छोटे बड़े होते हैं तो उसकी सेम थिकनेस का आपने साइन वुड लेनी है, और स्टॉक भी होना चाहिए बराबर का। फिर उसको एक कट मारना हमने से सलांट कट, जीवा बनानी मतलब उसको बोलते हैं जिसे, ठीक है जी ऐसे। और सेम कट इसमें बनाना आपने ऐसे, ठीक है। फिर हल्की सी जीवा बनानी इसमें, और सेम इसमें बनानी है आपने। और फिर जो इसको है जीवा जीवा को मिलाना आपने ऐसे करके, ठीक है। और इसमें फिर पॉलिथीन बांधना आपने टाइट, ताकि इसमें हवा ना घुसे, ठीक है, ऐसे टाइट करके। और फिर जैसे मान लो ये सपोज ये आपका जड़ वाला पोर्शन है, इसको टाइट करके फिर इसको आपको लगा देना है। और 1 महीने के बाद इसमें स्प्रॉट यहाँ शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर पहले आपने 1-1.5 महीने तक स्प्रॉट को आने देना हल्का हल्का, नीचे जो है ना, जो नीचे वाला स्प्रॉट हो गए, जो रूट लेवल का नीचे वाला पोर्शन होगा उसके स्प्रॉट आपने निकालने हैं। अगर आपको ये अगर स्प्रॉट आपने दिया हुआ है ना तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। ये वाले नीचे वाले स्प्रॉट सारे हटाने आपने, जैसे भी निकलेंगे ये इसको देना बढ़ने आपने, 1.5-2 महीने तक बढ़ने देना आपने। फिर 2-3 महीने के बाद क्या करना आपने, सिंगल करना है इसको। सिंगल मतलब जैसे यहाँ से स्प्रॉट निकलेगा, यहाँ से स्प्रॉट निकलेगा, यहाँ से स्प्रॉट निकलेगा। पहले आपने 2-3 महीने तक इसको ग्रो करने देना है, ताकि इसका टैप ऊपर फ्लो हो जाए, और नीचे वाला सारे रिमूव कर देना आपने, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करना आपने, ये वाले सारे रिमूव करने, फिर एक ही चलाना आपने ऊपर तक, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर आपने एक को चलाना, बाकी आपने रिमूव करते रहना। इसका मेन थ्रू आउट द ईयर जो आ रहा है, ये बड़ा इसका मेन रोल रहता है। अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ये इसका पतला होगा, ये वाला थिकनेस इसकी पतली होगी, और फिर ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगी। अगर पहले से ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगी तो फिर इसका जो है थिकनेस जो कम रहेगी, और प्लांट आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये है मेन चीज इसकी, इसको आपने निकालते रहना, और जो मेन पोर्शन है उसको आपने बन देना आगे आगे। फिर ये मोटा हो जाएगा, फिर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं आप, या फिर अपने फील्ड में अपने खेत में लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये है कटिंग का जी। बाकी आपको ऊपर कटिंग दिखाएंगे कैसे 14-15 इंच की आप कटिंग लेते हैं। उसमें IBA सोल्यूशन होता है, रूटिंग हार्मोन होता है जिसमें जड़ आती है, उसको थोड़ा सा डिप करना आपने, हल्का सा कट मारते उसमें ना, ऊपर दिखाएंगे आपको ऐसे कट मारते। वो हमने एक सोल्यूशन बना होता है IBA, ठीक है, 3000 ppm का होता है, मतलब 1 लीटर में 3 ग्राम डालना आपने IBA सोल्यूशन, दुकान में मिलता ना। उसको डिप करके अल्कोहल, ओल ग्रुप कोई भी हो, अल्कोहल, मेथेनॉल, इथेनॉल जो भी आता है, उसको हम लगभग 400 से 500 ml डालते 1 लीटर में उसको, ताकि उसमें वो डाइल्यूट ठीक हो जाए। फिर उसका डिस्टिल्ड पार्ट डालते हैं, फिर उसको उसका सोल्यूशन बना के फिर उसको आप इसको डिप कर सकते हैं। फिर कैल्शियम के डालेंगे सैंड में डाल के, मतलब इसमें मतलब कैल्शियम आपकी निकल जाती है। जैसे लगता है आपको हल्का सा रूट स्टार्ट हो गया इनिशिएशन, फिर आप छोटी सी जो अपने फील्ड बनाई होती है उसमें बढ़िया बना के डालने से, और उसमें 1-2 महीने के बाद वैसे स्टार्टिंग हो जाएगी। प्रोसेस सेम रहेगा शूट का। अगर पहले से आपने छोड़ दी शूट तो वो फिर वो कलम लाइकली बनेगी, फिर वो झाड़ टाइप बनेगा, ठीक है। ये मेन चीज होती है इसका, उसको लंबाई खींचना हमने, ठीक है जी। ये है, और कुछ पूछना हो पूछना कुछ। कृषि और बागवानी से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करने के बाद विद्यार्थी और अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आगे की ओर चल पड़े हैं, जहां विद्यार्थी कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर फसलों की रूटिंग, मल्टीप्लिकेशन, गुणन इत्यादि के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी साझा की जाएगी। कौन बेटा सिर्फ जान तो परली से जैसे इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी रूटिंग की, फिर इनको जो हमने फील्ड तैयार की इसकी कटिंग के लिए, वहां इनको लगा देंगे, ठीक है। ये है कटिंग का मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस, बात कौन कर रहा है, ठीक है जी।
हाँ जी हाँ जी। नीचे बताया आपको रूट का मल्टीप्लाई कैसे होता है क्लोन से, और सीड का तो नीचे है ही है, सीड से है। ये है 3 चीजें इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर ग्राफ्ट करके फिर सेल आउट का फिर नया काम है, ठीक है। ये 3 चीज बेसिक चीज है आपको, है ना। ये कैसे तैयार करते हैं। इस तरह से सभी विद्यार्थियों ने औषधीय पौधों की तथा बागवानी से संबंधित रूट स्टॉक की और किस प्रकार से प्लांटेशन की जा सकती है इत्यादि बहुत प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त की। साथ ही इनका यह विजिट, यह अनुभव इनके शैक्षिक ज्ञान में भी बढ़ोतरी करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर कार्यालय में पहुँचे। हमने यहाँ पर आकर के कुछ एक विद्यार्थियों के साथ फ़ोटोग्राफी की, परंतु उससे पहले विद्यार्थी क्योंकि पैदल चल के थक रहे थे तो हमने थोड़ी देर छाया में विश्राम किया और उसके बाद यहाँ ग्रुप फोटोग्राफ्स खींचने के बाद हम अगली यात्रा की ओर चल पड़े। अगली यात्रा में हमारा डेस्टिनेशन है भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर जो है विश्वेश्वर महादेव जी का, जो बजौरा में स्थित है। और इस मंदिर में यहाँ पर अब विद्यार्थी हिस्टोरिकल टेम्पल के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से यह मंदिर बना है, किसने बनाया है और इसके पीछे क्या क्या रहस्य है यह जानेंगे। और साथ में यहाँ पर अब पहुँचने पर बच्चों को फल इत्यादि वितरित किए जाएंगे और फलाहार करने के बाद बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद फिर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी। अभी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। सभी विद्यार्थी टाट पट्टी पर जो विद्यालय से लाई गई है उस पर पंक्तिबद्ध होकर के बैठ चुके हैं और साथ में विद्यार्थियों को खाने के लिए प्लेट्स, गिलास और पानी इत्यादि वितरित कर दिया गया है। और हमारे एमडीएम वर्कर और अध्यापक जो खाने की बांटने की व्यवस्था में तत्पर हैं, लगे हुए हैं और अभी विद्यार्थियों को थोड़ी देर में खाना परोसा जाएगा और उसके बाद विद्यार्थी थोड़ी देर फिर खेलेंगे और फिर उन्हें मंदिर के बारे में जानकारी दी जाएगी। चावल लेना एक्सपोजर विजिट के दौरान बच्चे खेल के मैदान में खेल का आनंद लेते हुए भोजन करने के उपरांत बच्चे बैठे हुए हैं। जो है नंदी बैल के लिए बनना था, जिस कारण रातों रात बनना था, पूरा नहीं हो पाया, फिर थोड़ी देर खेल का आनंद लेने के बाद विद्यार्थियों ने भगवान बशेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित बजौरा एक समय में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था और मंडी और कुल्लू जिला की सीमा पर ब्यास नदी के तट पर स्थित किलाबंद बजौरा एक व्यापार मार्ग पर स्थित था जो पड़ोसी मंडी और उसके आगे के मैदानों को कुल्लू घाटी और आगे लद्दाख हिमालय से जोड़ता था। ऐसा लगता है कि बजौरा शब्द खुद बाज़ार से आया है, जिसका अर्थ है बाज़ार। जब सड़कें नहीं थी तो बजौरा वह पहला स्थान था जहां पर्यटक और व्यापारी दुलची दर्रे से कुल्लू में प्रवेश करने के बाद पहुंचते थे। दुलची दर्रा सबसे पुराना और सबसे निचला पहाड़ी दर्रा है जिसकी ऊंचाई 2788 मीटर के लगभग है। यह कुल्लू को मंडी से जोड़ता है तथा पूरे वर्ष खुला रहता है। इसी मार्ग से
प्रथम पश्चिमी यात्री विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेवेक 1820 के मानसून में कुल्लू घाटी में प्रवेश किए थे। लेकिन जो बात बजौरा को वास्तव में अलग बनाती है वह है इसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण पत्थर का मंदिर, जो बशेश्वर महादेव मंदिर या फिर जिसे विश्वेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित बजौरा का बशेश्वर जो एक संस्कृत नाम है और जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। मंदिर कुल्लू का सबसे बड़ा पत्थर का स्मारक है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको बजौरा पहुँचना पड़ेगा, जो भुंतर और कुल्लू शहरों के पास स्थित है। बजौरा में मुख्य सड़क से हटकर एक संकरे रास्ते पर लगभग 200 मीटर की छोटी पैदल यात्रा आपको इस मंदिर तक ले जाएगी। कुल्लू में कम से कम 20 पत्थर के मंदिर है और बजौरा पत्थर मंदिर सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है। 1960 के दशक में कुल्लू की यात्रा करने वाले अंग्रेज लेखिका पेनेलोप चेडबोक ने द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड में लिखा है कि इन मंदिरों का निर्माण तत्कालीन राजाओं द्वारा स्थानीय देवताओं के स्वदेशी अनुष्ठानों के स्थान पर घाटी में भगवान विष्णु की पूजा को लोकप्रिय बनाने के प्रयास के रूप में किया गया था, जिसमें पशु बलि भी शामिल थी। हालांकि कला इतिहासकार और पुरातत्वविद बजौरा मंदिर की तिथि पर सहमत नहीं है। हालांकि इस मंदिर को पांडवों द्वारा बनाया हुआ माना जाता है। पांडवों के द्वारा अज्ञातवास में जब वे हिमालय की यात्रा पर थे तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और ब्यास नदी के तट के पास स्थित इस मंदिर में एक भव्य संरचना है जिसमें असामान्य रूप से मोटा टावर या शिखर है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बर्तन और पत्ते की उत्कृष्ट नक्काशी का एक दोहराया हुआ पैटर्न चलता है। चारों तरफ बरामदों के ऊपर बीच में डूबे हुए भद्रमुख के साथ छोटी मीनारें हैं, जिनमें से प्रत्येक तरफ भगवान शिव के 3 चेहरे दिखाई देते हैं। मंदिर के बाहरी भाग को आपस में उलझी हुई सांप की पूंछ वाले नागों, जोड़ों, एक दूसरे से स्नेहपूर्वक आलिंगनबद्ध किन्नरों, पक्षियों और हाथियों की नक्काशी से सजाया गया है। पूजा स्थल गर्भगृह में एक लिंग स्थापित है जिसका माप 8 फुट 6 इंच और 7 फुट 2 इंच से अधिक नहीं है। मंदिर के सामने के बरामदे पर 2 महिला आकृतियां हैं, गंगा और जमुना, जो 2 नारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर के शेष 3 कोनों पर भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा की आकृतियां स्थापित है। मंदिर के आसपास हाल के वर्षों में बहुत ही निर्माण गतिविधियां देखने को मिली है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक मंदिर की पिछली दीवार के ठीक सामने मकान बन गए हैं। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में मौसम से प्रभावित साइन बोर्ड जो संरचना को सुरक्षित स्मारक घोषित करता है को भी ठीक करवाने की आवश्यकता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शिवरात्रि के समय और आगे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए, भगवान शिव के दर्शनों के लिए आते हैं। आप यहाँ सभी देख रहे होंगे कि मंदिर का ऊपरी जो हिस्सा है जहाँ पर यह चबूतरा नुमा बना हुआ है और मंदिर के सामने जो आपको इस मंदिर की तरह ही 3 आकृतियाँ दिखाई दे रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह मंदिर एक ही पत्थर से बनाया गया है और इसका आधा भाग लगभग ज़मीन के नीचे धंसा हुआ है। और यह मंदिर लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है, क्योंकि नागर शैली 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक इसी प्रकार के मंदिरों की रचना के लिए जानी जाती है। तो यह पूरा मंदिर है और मंदिर के साथ ही यहाँ पर पीपल का यह वृक्ष लगा हुआ है और सामने एक भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित है। और साथ ही मंदिर के बाहर ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के वाहन नंदी के रूप में स्थापित है। और दूसरी मान्यता के अनुसार ये जो बाहर स्थापित स्तंभ है, इसी प्रकार के पत्थर से इस मंदिर को बनाया गया है या इसी प्रकार के आकृतिनुमा पत्थर का यह पूरा मंदिर बना हुआ है। तो यह इस मंदिर के लिए जानकारी है। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर
इस मंदिर के बारे में सबने जाना, और क्योंकि यह हमारा इतिहास है इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोगों को यह जान करके अच्छा लगा होगा, तो बोलिए हर हर महादेव। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एक छायाचित्र खींचे, और यहाँ पर आज की इस जो हमारी एक्सपोजर विजिट था, इसमें हमने जो एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर तथा साथ में यह ऐतिहासिक मंदिर का भ्रमण किया। उम्मीद है इस भ्रमण से आप सबने और विद्यार्थियों ने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां अर्जित की होगी। इसी के साथ हमने आज की इस यात्रा को विराम दिया और अब यहाँ से हम लौट चले। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।